अगर एक आपका मैथ्स का पेंडिंग है और सिमरन आपके दोनों पेंडिंग है, मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनकी मेंटर मैं हूँ, बाकी टीचर्स के जो जो जिन बच्चों के मेंटर हैं वो लाइक उनका सबमिट नॉन सबमिटेड लिख रहे हैं। तो जो जिनकी मैं मेंटर हूँ उसमें से अगर मुझे चाहिएगा बेटा आज रात को। मैम हाँ मैं अभी सेंड कर दूंगी मैम क्लास के बाद। कोई बात नहीं, तुम मेरे को 12 बजे से पहले कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक मैम है। वो ओपन नहीं हो रहा था पहले वो पीडीएफ मैम। अच्छा अभी हो गया? नहीं मैम अभी भी नहीं हुआ, लेकिन मैम सर ने सेंड कर दिया मैम। ठीक है, तुम लैपटॉप पे करती हो या फिर फोन में पीडीएफ डाउनलोड कर रही हो? मैम ये पीडीएफ तो मैं फोन में ओपन की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम खाना वाना खा के भी मेरे को कर दोगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज का टास्क मैं चाहती हूँ आज ही करो, ठीक है। ठीक है मैम। क्योंकि फिर तुम लोग अगर डिले करोगे ना तो फिर वो तुम लोगों के ऊपर ही प्रेशर आएगा, क्योंकि फिर आगे बढ़ता जाएगा। सो इसीलिए ठीक है। सो आज सॉल्यूशन के 10 क्वेश्चन मुझे करके दे दिया आप लोगों ने, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं यस प्लीज आस्क इन डाउट सॉल्विंग ग्रुप। पर्सनल ग्रुप में नहीं पता चलता है, बहुत सारे 57 ग्रुप्स है, मैंने शायद पहले भी बताया था तुम्हें, तो उसमें आप पूछ सकते हो। और अगर रह जाएगा मेरी तरफ से कोई डाउट रिजोल्व करना देन आई विल टेक देम इन द क्लास, है ना, जैसे अभी क्लास के बाद मैं ले लूंगी, ये पेपर डिस्कशन ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, है ना। और उसके अलावा हाँ डेली ऐसे ही चलेगा, मैंने वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अपडेट कर दी है तो थोड़ा टाइम लगता है बनाने में ना। सो जैसे जैसे बनता जाएगा मैं अपलोड करती जाऊंगी वहां पे, और डेली बेसिस पे मैं एक बार ग्रुप में भी बता दूंगी कि आज ये टारगेट है, ताकि तुम्हें थोड़ा सा रहे कि आज ये करना है। और देखो केमिस्ट्री में देखो मेरे को 10 क्वेश्चन बेटा देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री को कंपेयर करूं फिजिक्स और मैथ से, तो आपको पता है सिर्फ फिजिकल में न्यूमेरिकल होते हैं, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन में थ्योरी होती है, और ऑर्गेनिक में भी न्यूमेरिकल नहीं होती। तो इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में एक्सपेक्ट करना दिन के 10 से 12 क्वेश्चन तो मैं दूंगी। हाँ टाइम तुम्हें उतना ही लगेगा, 30 मिनट, उससे ज्यादा ऐसा नहीं दूंगी मैं कि 30 मिनट से तुम्हें ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ऑफ यू नो कि केमिस्ट्री में चैप्टर कैसे हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन तो कैसा है, अगर तुम्हें हम 12 क्वेश्चन दूंगे तुम 25 मिनट में निपटा लोगे, डीएनएफ लुक दूंगी जल्दी से कर लोगे उसको, है ना, तो फिर इतने क्वेश्चन कर लेना उसमें, है ना। मैथ्स का और फिजिक्स का देखो अलग बात है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। गौरव आ गया? गौरव है क्या? ये खाना खा रहा है? चलो ठीक है आ गया है। गौरव खाना खा रहे हो क्या? मैम हो गया, वो भी खा रहे थे। हम्म, चलो बस ऐसे ही तुम थोड़ा सा अच्छे से करते रहो, है ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मेरे को भी मन करेगा कि मैं बहुत आराम से शांति से बैठ के वो तुम्हारे लिए वर्कशीट बनाऊं, है ना। चलिए ठीक है, तो एक बार पेपर डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने एनालिसिस कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है मैं तो हमेशा यही बोलूंगी कि अपना रिपोर्ट लिंक मिल गया है तुम्हें ग्रुप में, वो ओपन कर लो एक बार और देख लो क्या क्या गलतियां की हैं, कैसे अप्रोच तुमने किया था, मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ, एक बार उसको देख लो, ठीक है। नेगेटिव कुछ बच्चों के ज्यादा हो रखे हैं नंबर, तो प्लीज देख लेना। जो हिमाचल वाले बच्चे हैं उनका तो शायद ये टेस्ट हो चुका है वहां पे बूट कैंप में, तो आप भी एक बार देख लेना, शायद आपका डिस्कशन नहीं हुआ था इसका, ठीक है। चलिए, और इसके बाद फिर डाउट्स लेती हूँ आपके, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, मैं सारी क्वेश्चंस करवा रही हूँ आप लोगों को, जहां पे भी आपको लगेगा कि मैम नहीं समझ में आया दोबारा से समझा दो। और आपने कैसे किया था, अगर आपको लग रहा है कि मैम ये आपने कैसे किया, हमने तो ऐसे सोचा था, वहां पे भी आप लोग मुझे बोल सकते हो। आदर्श है, आदर्श क्लास में, पीर बख्श, ये पीर बख्श भी नहीं आया ना? यस मैम मैं हूँ। अच्छा हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पीर बख्श बताएगा कैसे करना था। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन? मैम मेरा ये गलत हो गया था। क्या किया था तुमने? मैम मैंने वो पूरा ओ सी और CS3 थ्राइस पूरा लगा दिया था MgBr की जगह। ले, ये तुम गलतियां मत करना,
तो सबसे पहले देख लेना कहीं वो एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं कर रहा। आपको पता ही है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट जब आप लेते हो, अरे यार पता नहीं क्या दिक्कत है, समझ नहीं आती, लैपटॉप में दिक्कत हो गया है क्या है। तो बेसिकली ये बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, बेस की तरह कब काम करेगा, जब इसको एसिडिक प्रोटोन मिलेगा। अब एसिडिक प्रोटोन कौन कौन सा होता है उसको तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा नोट से। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, या फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर H+ निकालने के बाद एरोमेटिक बन रहा है ना। ये वाले सारे केसेस कंसिडर करना था तुम लोगों को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जो H है वो एसिडिक होगा, बिल्कुल ठीक बोला है गर्भ ने। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो एसिड बेस रिएक्शन जब होती है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैम ये कैसे निकालेंगे एसिडिक हाइड्रोजन? बेटा ये रही थी उसमें, जब तुम ग्रिग्नार्ड रेजन पढ़ोगे, जब मैं ग्रिग्नार्ड रेजन पढ़ा रही थी अलग से, मैंने तुम्हें वो वाले केस लिखवाए थे कि जहां जहां पे ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ H है वो एसिडिक है, तो जब ये बेस की तरह काम कर रहा है तो ये H+ निकालेगा। तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बनता है यहाँ पे। तो अब हाइड्रोकार्बन बनता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, बेंजीन बन जाएगा। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रेजन, अगर ये चीज नहीं मालूम है तुम लोगों को तो। अगर पता है तो ठीक है। चलिए आगे चलती हूँ, 27 पे आती हूँ। मोस्ट ऑफ द अल्कोहल डेरिवेटिव्स आर सोलुबल इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कनोल इज मोस्ट सोलुबल इन वाटर। तो यहाँ पे आपको अल्कोहल बताने थे। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे आइसोमर है ना, देखो ना, दिस इज ब्यूटेनॉल, ये आइसोब्यूटेनॉल, मिथाइल है ये ट्यूब्यूटेनॉल हो जाएगा, ये टर्शरी वाला हो जाएगा। हाँ हाँ गर्व क्यों हो जाएगा टर्शरी ब्यूटेनॉल, बताओ, बता दो। मैम उस पे हिंड्रेंस होगी तो वो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो उससे सोलिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, और लिविंग ग्रुप कौन है पहले तो तुम मेरे को ये बताओ। OH इज नॉट, OH इज अ लिविंग ग्रुप नहीं। नहीं मैम, मतलब उसका निकलना आसान हो जाएगा। मतलब तुम ये बोल रहे हो वाटर बन के ये निकलेगा, इस उसमें कह रहे हो क्या, टर्म में कह रहे हो? हाँ मैम, और वैसे भी जो प्लस आई इफेक्ट की वजह से उस पे हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो वो निकल जाएगा OH नहीं बेटा, PPS में। नहीं ये नहीं ना, टर्बिडिटी वाला भी नहीं है इसमें सीन बेटा। मैम ब्रांचिंग देखेंगे। मैंने याद करो तुम लोगों को जब फिजिकल प्रॉपर्टीज करा रहे थे ना, मैंने स्पेशल अलग से लिखवाया था। सोलिबिलिटी में आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे, बेसिकली सोलिबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल ना, तो वहां पे मैंने ये तुम लोगों को बताया था कि सोलिबिलिटी बढ़ेगी जब तुम्हारी ब्रांचिंग बढ़ेगी, याद है? क्योंकि बेसिकली जब तुम पानी में सोलिबिलिटी की बात कर रहे हो तो तुम्हें पता है जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरेक्ट करेगा वाटर में जब डालोगे तो वो सोलुबल नहीं होगा, राइट। सो सबसे कम सरफेस एरिया इस केस में, ध्यान से देखो बाकी के कंपैरिजन में, तो सरफेस एरिया कम है तो कम हाइड्रोफोबिक से वो इंटरेक्ट कर पा रहा है एज कम्पेयर टू बाकी अदर केसेस में। तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी तो ब्रांचिंग भी बढ़ेगी। अच्छा इस वे में कह रहे थे क्या, चलो फिर ठीक है अगर इस वे में कह रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, तो एक बार ये लिख लेना नोट्स में, वैसे लिखवाया था मैंने, अगर नहीं लिखा था तो प्लीज लिख लीजिएगा। 28 पे आओ। 28 में आपको क्या करना है, HBr के साथ रिएक्ट कराना है। सो यहाँ पे बना दो जो दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे ईथर वाली भी दी हुई है और यहाँ पे ये OH ग्रुप भी लगाया हुआ है इन्होंने। तो क्या होगा देखना, सबसे एक्सेस में दिया हुआ है, तो जब एक्सेस में दिया हुआ है दो चीजें होंगी, ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा है ना, और ये भी। देखो भाई अब Br नेगेटिव आने वाला, अब तुम्हें पता है जब Br नेगेटिव आएगा तो यहां से तो नहीं आ सकता, ये तो मैंने पता नहीं 1000 बार बता दिया होगा, आएगा यहीं से।
तो एक तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक तो फिनोल ही बन जाएगा, और एक ही ऐसे ऑप्शन में था जहां पे फिनोल था। बाकी में क्या होगा फिर देखो, Br CH2 मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया, वाटर। अब यहाँ पे आपको पता है क्या होगा, Br नेगेटिव अभी भी होगा बिकॉज एक्सेस में है, तो फिर ये क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना। तो फाइनल जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, बोलो, बन जाएगा। ये Yes, किसका ma'am. सही था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किसका सही हुआ था? बस 4 बच्चों का, धनंजय, दीपक, सुमित और प्रिंस, हर्षित। आरुष आया क्लास में? हाँ। आर्यन Yes, ma'am. तुम्हारा जो गलत था, मैम मैंने फिनाइल से मिटवा दी थी मैम, गलती से। मैम जल्दीबाजी है। जल्दीबाजी नहीं करनी बेटा। चलिए ठीक है, 29 पे आते हैं। 29 में क्या दिया हुआ है, तसल्ली से करो भाई, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ना जल्दबाजी में फिर अपने गलत आंसर आएंगे, इसीलिए। देखो भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या होगा, एसिडिक एच है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा ना, यानी कि मीथेन होगा। अब तुम्हें मीथेन क्या इसके साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं, यानी कि और क्या बन रहा है इसमें, ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है, ध्यान से देखो, हो गया, क्योंकि कार्बन में नेगेटिव आ गया। अब ये क्या है, HCHO है, करी थी अपन ऐसी रिएक्शन, अब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो बस करवा दो, वर्कअप करवा देना। ट्रिपल बॉन्ड सी कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन ही जुड़ा है, CH2O नेगेटिव बनेगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो H+ ले लेगा पानी से। तो यानी कि तुम्हारा ऑप्शन ये है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? यस, अपना ऑप्शन नंबर डी। तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था तो एक बार ऑप्शन को देख लेते बेटा। ऑप्शन बी तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रखे हैं ना, वैसे तो ये ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए था उनको, बट ठीक है, दे दिया तो गलत है फिर भी। कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए ना यहाँ पे, है जी। मैम यही बोल रहा हूँ 5 बॉन्ड है। हाँ कोई नहीं ना, उनको एक गलत बनाना था, उनको लगा चलो यही दे देते हैं, है ना, तभी दे दिया होगा। रिएक्शन है एक बार मैम 29 एक और बता दो। हाँ देखो धनंजय, मैं ये कह रही हूँ, पहले स्टेप में तुम्हें ये समझना पड़ेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, एक तो आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड होगा, राइट। तो बस इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, ओके मैम। ठीक है। और फिर O नेगेटिव बनेगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस तुम क्या कर दोगे, वर्कअप करवा दोगे। चलो आगे, चलो ओके। उसके बाद है 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये आपको ल्यूकास रिएजेंट दिया हुआ है, तो ल्यूकास रिएजेंट किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए होता है ना। तो अगर ये अल्कोहल की डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए होता है तो बेटा ईथर और ये तो भूल ही जाओ तुम, ठीक है, एल्काइल बेंजीन। तो यानी कि ये या ये हो सकता है। अब आपको पता है मोस्ट रिएक्टिव हम लोग पढ़ते थे कि या तो तुम लोगों का टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा हो, है ना, तो वो टर्बिडिटी इमीडिएटली देता है विद इन सेकेंड्स, या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा हो कार्बोकेटाइन, थोड़ा सा याद करवा रही हूँ बस, ठीक है, या फिर कोई एरोमेटिक बन रहा हो। डाला था क्या, मुझे नहीं मालूम। यस मैम। ये हिमाचल बूट कैंप वालों ने डाला होगा, उनको पता नहीं था ना सेम आएगा पेपर। चलो ठीक है, मैम बड़े क्वेश्चन डाल दिए थे, क्या बच्चों ने तो बड़े क्वेश्चन पूछ रखे थे। बहुत सारे थे क्या? फिजिक्स तो सारी भर भर के पूछी थी। अच्छा ऐसा क्या, चलो कोई बात नहीं।
चलो ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन बना लो। ये तो माइनस आई लगाएगा, माइनस आई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को डिक्रीज करता है बेटा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल बेंजाइल कार्बोकेटाइन है ना। तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव एल्कोहल होगा। डाउट है तो पूछो। यहाँ तक सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ये पेपर वही कर पाया होगा जिसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ए वाला क्यों नहीं होगा, एक बार आप समझा दो बेटा। ये जो क्लोरीन लगा हुआ है वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ना अपना, तो माइनस आई इफेक्ट से तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करेगा तो फिर वो कम रिएक्टिव हो जाएगा ना सी से। ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, 31 पे। ये 31 अच्छा था क्वेश्चन, ऑप्शन से भी हिंट मिल जा रहा था यहाँ पे। वैसे एक बार मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। आपको प्रोडक्ट बताना था। देखो मैंने कराया था ये क्लास में, याद नहीं है। देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, हाइड्रोलिसिस करवा रखी है ना। देखो तुम्हारे दिमाग में दो चीज, अगर मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचूं तो मैं ऐसे करवाती इसको। एक तो क्योंकि मैंने बता रखा है कि लोन पेयर देगा, प्रोटोनेशन करवा के पानी बन जाएगा। एक मैंने ये चीज बता रखी है तुम लोगों को, है ना। ठीक है, अच्छा। और मैंने कहा था अगर तुम्हारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लोन पेयर है तो लोन पेयर पहले रिएक्ट करेगा। अब क्या हो सकता है, अब तुम्हें पता है कि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन जैसे ही निकलेगा, या तो तुम अगर मान लो SN1 सोच रहे हो तो यहाँ पे पहली बात है कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा क्योंकि स्टेबल नहीं है ना। लेकिन अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो सब में रिंग बनी हुई है, और रिंग कैसे बनेगी, मुझे इस बोन को ऐसे ब्रेक करवाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा डेट विल बी स्टेबल। तो यानी कि ये नेगेटिव यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से अटैक करेगा। अब आपको पता है SN2 टाइप की हो रही है रिएक्शन, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर लीस्ट रिएक्टिव ना टुवर्ड्स एराइल वाला सिस्टम। तो यानी कि ये नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो अपने को यही समझना था कि ऐसे रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है। तो अगर तुम ऐसे रिएक्शन करा रहे हो तो उससे तुम्हारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनता, तो हो सकता है कुछ बच्चे बना के भी आए हो क्योंकि ऑप्शन में था, हो सकता है सोच लिया हो, तो ये नहीं बनेगा। अब आते हैं बी और सी में। अब तुम्हें बी और सी में हिंट ये मिल रहा है कि ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, देख लो। यानी कि ये पानी बन के तो भाई बाहर नहीं निकल रहा है फॉर श्योर, है ना। अगर पानी निकल के बाहर निकल रहा होता तो ये क्या होता, ऑक्सीजन तो फिर नहीं रहता, राइट। बट ऑक्सीजन तो है हमारे बी और सी ऑप्शन में। तो क्या हो सकता है, जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे, बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने करवाई थी एल्किन के केस में, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। यस और नो, ध्यान से देखो थोड़ा। ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत पॉपुलर है तुम्हारे एग्जाम्स में। तो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6, देखना। तो अगर 6 मेंबर रिंग बनी तो कैसे बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी। यहाँ पे 2 3 4 5 6 के साथ 1, ये ऑक्सीजन है। अब देखो तुम 6 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, क्योंकि जो नेगेटिव आएगा वो H+ ले लेगा। तो यानी कि अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फिर, बी वाला। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में, अगर तुम्हें ऑप्शन से हिंट मिल रहा है तो कर देना। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही हमें तो नहीं पल्ले पड़ रहा है तो फिर नेगेटिव देखो मत करवा के आना। बाकी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो तुम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो। थर्टी टू। नैतिक क्या करवाता है ये रिएजेंट, कोल्ड, कोई भी नहीं बोलेगा, जिससे पूछ रही हूँ वही जवाब देगा। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या काम करवाता है, मैं देखना चाहती हूँ तुम लोग मेरी क्लासेस को कितना लेते हो सीरियसली। सुमित क्या करवाता है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4? हम ये नहीं करा था, किया ही नहीं। ठीक है अंजलि आप बताओ कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या कराता है? पलक क्या करवाता है ये? किंकोटायोल में बदल देता है। वेरी गुड। बेयर्स रिएजेंट है ये, भूल गए क्या?
ये क्वेश्चन को ना ये क्वेश्चन को थोड़ा और ये वैसे PYQ है 2020 का, ये क्वेश्चन को थोड़ा और डिफिकल्ट बना सकता था। पता कैसे? तुम्हें पता है अगर हाँ ये बोन, हाँ ये तो इसने ठीक बोला है, क्या नाम है गौरव ने भी, अगर मान लो उसने एक ऑप्शन ऐसा भी बना रखा होता जिसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा रखा होता है ना, ये भी तो काम करवाता है ना, बोलो है ना, लेकिन वो हॉट KMnO4 करवाता है ना, ये कोल्ड KMnO4 है, तो इसीलिए ये ऑप्शन दे सकता था वो, लेकिन उसने चलो ठीक है नहीं दिया। बाकी थोड़ा सा अवेयर रहना, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 दिया जाए तो समझ जाना बेयर्स रिएजेंट है, डबल बॉन्ड को हटा के OH लगाएगा, सिर्फ डाइहाइड्रोक्सिलेशन करवाता है। ठीक है मेरा बेटा, तो यानी कि ये हो सकता है। अच्छा सब में सेम ही है। फिर उसके बाद है CrO3 एसिटिक एसिड, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे कीटोन में बदल देगा, टर्शरी की कोई रिएक्शन नहीं करवाएगा, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? ए ऑप्शन। ठीक है, सो यस अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर रिएजेंट। हो जाएगा 32। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन। किस किस का ये हो गया था? मैम ये तो किया था? करवाया भी था और ये टेस्ट में भी आया था। अच्छा एक बार करना हैंड रेस। ये किसने करवाया था क्वेश्चन? मैंने तो नहीं करवाया क्लास में। मैम सर ने करवाया था बूट कैंप में। ठीक है ठीक है ओके, तो सिमरन का ठीक था, प्रिंस का ठीक था, राहुल सक्षम का ठीक था। ओके बाकी ने नहीं किया। अच्छा सवाल है ये, थोड़ा देखो। संदीप का भी ठीक था। देखना एक बार, आपको ना फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले ना अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मान लो मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखती हूँ तो मेरा ऑर्गेनिक कुछ खास अच्छा है नहीं एज ए स्टूडेंट, तो फिर मैं ऑप्शन को देखूंगी। बट मुझे ये पता है मैं ये चैप्टर पढ़ के आई हूँ, तो मैं ऑप्शन को देखूंगी और मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है कि रिंग तो बन रही है, मेरे को रिंग पता है बन रही है, तो कहीं से रिंग तो भाई बनेगी बनेगी। और मुझे ये भी पता है कि 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जाके ओपन होगी। इतना अगर पता है ना तो ट्राई करते हैं। देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो लोन पेयर देगा इसको, है ना, इतना सोचना है अपने को। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने ना नोट्स में भी ऐड कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब आजकल पॉपुलर हो चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, हालांकि PYQ नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा, तो दिस इज अगेन फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इतना काम हो गया। ठीक है, तुम लोगों को याद है एक चीज मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ सिस्टम है इपोक्साइड, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऐसे केस में तुम SN2 रिएक्शन करवाते हो, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करवाते हो। बताया था मैंने, बताया होगा। और अगर मान लो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मान लो वो कोई प्रोटोनेशन हो रहा है या कोई लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करके, मतलब जैसे भी है ऑक्सीजन अपने लोन कर देके अपने ऊपर पॉजिटिव ले रहा है, तो ऐसे केस में मैंने कहा था हमेशा ये ध्यान रखना, तुम रिंग वहीं से ओपन कराओगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनो। मैं ये नहीं कह रही हूँ SN1 से जा रहा है, नहीं, मैं ये कह रही हूँ SN1 की तरह तुम्हें देखना है, आपको रिंग वहीं से ओपन करानी है जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बन रहा हो। तो यहाँ पे स्टेबल है दिख रहा है, बस इसमें भी वही यूज करना है। सो अब देखो यहाँ पे रिंग को तो मैं ऐसे ही ओपन करवाऊंगी, देखना एक बार यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो बनेगा मतलब जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल। अब 5 मेंबर रिंग बन गए। 5 कैसे बन गया ना, 5 4 3 2 1, यस और नो? तो अगर 5 मेंबर रिंग बन रही है तो ये बॉन्ड बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के साथ तो नेगेटिव ही होगा तभी बॉन्ड बनेगा। तो यानी कि बॉन्ड कैसे ब्रेक करवाओगे? ऐसे। और वैसे भी तुम्हें पता ही है कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, समझे? तो बस इसी का ही मैंने फिर अटैक करवा दिया। तो अब यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन चुकी है, तो तुम भी बना दो। ठीक है, 5th वाले का बॉन्ड किससे बनाना है? 1 वाले से, 1 2 2 के साथ 3 3 के साथ 4। अब 5 पे क्या है ध्यान से देखो, CH2OH है, अगर ध्यान से तुम देखोगे तो
5 पे क्या है, CH2OH है, 2 पे क्या है, मिथाइल है और पॉजिटिव चार्ज है। देखो क्योंकि ये बॉन्ड मैंने ब्रेक करवाया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिख रहा है जिसपे मैं डार्क कर रही हूँ डॉट। तो बस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर अटैक कर देगा इस पे और यहाँ पे OH आ जाएगा। तो अब ऑप्शन को तुम देख सकते हो ध्यान से, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा अपना ये वाला, सेकेंड ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। मैम हाँ जी बोलो। मैम ये एक बार दोबारा बता दो, जो ब्रेक कराएंगे ऑक्सीजन के साइड में, वो का आपने क्या सेंटेंस बोला था? मैंने ये बोला था अगर मान लो कोई इपोक्साइड रिंग है, जैसे ये है ना, ऑक्सीजन ने अपने किसी को लोन पेयर दिया और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आया है, ऐसा कुछ है सीन, तो आपको रिंग तो ब्रेक करवानी है बिकॉज 3 मेंबर रिंग इज नॉट स्टेबल। तो जब आप रिंग ब्रेक कराओगे ना, तो आपको इस तरीके से करानी है कि पॉजिटिव चार्ज वहां पे जो बन रहा हो वो स्टेबल हो। तो मुझे पता है मुझे ऐसे ही ब्रेक करवानी पड़ेगी धनंजय, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ये वाली पोजीशन। तभी मैंने ये समझाने के बाद फिर ये करके दिखाया। ओके खुद करना, जिन बच्चों से ये नहीं हुआ था खुद करना और फिर इसको अच्छे से पक्का कर लेना। ये तो भी मैंने बताया है। 34 पे आते हैं, ये तो सिंपल एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है। एलाइल फेनाइल ईथर, तो एलाइल फिनाइल ईथर क्या होता है भाई साहब? एलाइल बना दो तुम लोग। बोलो मैम। प्रोटोनेशन, हाँ देखो पहले स्टेप में तो प्रोटोनेशन हुआ ना, उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जो अटैक करेगा इस साइड पे इस तरीके से, ठीक है। पहले उसका प्रोटोनेशन हुआ राइट, फिर न्यूक्लियोफाइल आया। जैसे इसमें भी मैंने यही किया ना, ये नेगेटिव चार्ज था बेसिकली, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है, फिर इसने अटैक। ऐसा नहीं है कि पहले रिंग ओपन होती है फिर अटैक होता है, एक ही साथ। जैसे ये अटैक हुआ ये रिंग ओपन हुई। मैं समझाने के लिए बता रही थी कि रिंग आपको उस तरफ से ओपन करानी है जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करता है। चलिए, जब आप ईथर बनाते हैं बेटा, तो ईथर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक तो एल्कोक्साइड चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है? एल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, याद है। और मैंने कहा था एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। एल्कोक्साइड कैसा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब देखें 1 बाय 1 करके कहाँ पे SN, क्योंकि इसमें हम SN2 कराते थे। तो ये आपका एल्कोक्साइड है, यहाँ पे वो है एराइल ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे तो आपको पता ही ये नहीं होती SN2, याद करो। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ना ही यहाँ करेगा, ना ही विनाइलिक सिस्टम पे करता है। याद आ रहा है कि थोड़ा बहुत? देखो ये विनाइलिक सिस्टम है, ये भी विनाइलिक सिस्टम है, तो आंसर क्या आएगा अपना? बी आएगा। तो बस ये अटैक कर देगा, ठीक है जी। चलो उसके बाद 35 नहीं करना था क्वेश्चन, बस वो डाल दिया, ये लगा लो गलती से डल गया ये वाला क्वेश्चन। एक्चुअली ये मैं तुम्हें एल्डिहाइड में पढ़ाने वाली हूँ। इसका आंसर वैसे गेटरमैन होगा। अब तुम कहोगे मैम गेटरमैन में तो आपने ये हमें नहीं कराया था, उसमें तो आपने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया था। एक्चुअली में जो ये रिएक्शन का नाम होता है वो वो होता है आपका एक होती है रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन होती है। वो मैंने एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए है ना, ये तो वो एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, ये इन्होंने इसमें दे दी है ना। तो इसीलिए ये रिएक्शन मतलब छोड़ देना था, ये करने की जरूरत नहीं थी, अपन आगे कवर कर लेंगे। सैंडमेयर कॉलबेज में करा चुकी हूँ आपको, पल्किन और गेटरमैन कोच में आपको आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगी, ठीक है। 36 पे आइए, इनमें से कौन सा सही नहीं है अपने को ये देखना। अब ये भी थोड़ा ऐसा तो नहीं था, मुश्किल था, सिंपल सा था। तो आपको बोला इथेनॉल और प्रोपेनॉल वीक एसिड होते हैं वाटर से, ये अपन ने किया था कि अल्कोहल एक्सेप्ट मीथेनॉल आर वीकर एसिड देन वाटर, याद करो है ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही थी। फिर वो कह रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, बात तो ठीक है ये भी, क्योंकि जैसे ही तुम H+ को हटा के नेगेटिव चार्ज लाओगे ऑक्सीजन पे, तो 3 मिथाइल अपना प्लस आई लगा के, ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोडेंसिटी है, और ऐसे ग्रुप लगा दिए जो प्लस आई से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोडेंसिटी और बढ़ा रहा है, तो इट विल डिस्टेबलाइज, है ना। तो इसीलिए ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मीथेनॉल में छोटा होता है जब फिनोल से, ये तो सरासर गलत है।
क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर CO का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है फिनोल से। समझ रहे हैं क्या बोल रही हो? CO बॉन्ड लेंथ इन मीथेनॉल इज ग्रेटर देन CO बॉन्ड लेंथ इन फिनोल। तो आपको बताना था नोट करेक्ट, तो करेक्ट यही, मतलब करेक्ट ऑप्शन यही था, क्योंकि आपको नोट करेक्ट बताना था। फिर कह रहे हैं मीथेनॉल में एंगल जो है, मीथेनॉल क्या होता है? CH3OH, आपको पता ही है लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल तो ये तो नहीं होगा टेट्राहाइड्रल वाला, ये तो परफेक्ट टेट्राहाइड्रल के लिए है ना, यहाँ पे रिपल्शन होगी तो कुछ एंगल कम होगा, तो इसलिए डी वाला भी क्या है, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है ये भी। चलो, और हाँ मैं एक और चीज आप लोगों से कहना भी चाहती थी, जैसे आप असाइनमेंट करते हैं, जैसे मान लो सॉल्यूशन चैप्टर तुमने अभी हाल फिलहाल में रिवाइज किया था, तो तुम क्वेश्चन बना लो, उसके बन जाएंगे। बट अगर तुम्हें लगता है कि जैसे मैं देखती हूँ कुछ बच्चे अगर क्वेश्चन देखते ही नहीं समझ में आता ना, जस्ट पोस्ट कर देते हैं डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, तो ऐसे केस में ना वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आप एक बार जाके देख लो नोट्स में जहां आपने लिखा हुआ है टॉपिक, एक बार उसको रिवाइज कर लो, ट्राई करके देख लो, नहीं आता है तो पूछ लेना, ठीक है? तो ये थोड़ा तुम्हारे लिए कह रही हूँ, नहीं तो तुम्हें ऐसी आदत पड़ जाएगी, अरे चलो भाई भेजो भेजो, मैडम को भेजो, फटाफट भेजो, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो ये मत करा करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए क्या, मैं तो बता ही दूंगी क्या। अरे फिर क्या होगा, तो इसकी एंगल की बात कर रहा है ना वो, कार्बन COH की, ये वाली। नहीं मैम, ये इसलिए बोला क्योंकि बाद में कोई देखेगा तो फिर बोलेगा पता नहीं मैम ने क्या बता दिया। तुम्हें मेरी बहुत चिंता होती है राहुल जी, चलो आ जाओ आ जाओ। 37 राहुल ही बताएगा, राहुल को बहुत फिक्र रहती है सब बच्चों की। चलो 37 राहुल बताएगा। मैम इसका तो मैं डी करके आया था। क्यों करके आए थे? मैम एक बार पढ़ लूं पहले। हाँ पढ़ लो, आराम से पढ़ो, शांति से पढ़ो, मेरे को कोई जल्दी है नहीं। इस क्लास के ना कुछ बड़े वो हैं, नोटोरियस हैं स्टूडेंट्स, एक गर्व भी, और एक ये राहुल, पीर बख्श, पहले अब्दुल्ला भी था वो सही हो गया, अब आर्यन भी था पहले अब नहीं है, सुमित भी था अब नहीं है, अब शांत रहता है वो, उसको पता है जेई आने वाला है, चलो पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। मैम ये मैंने इपॉक्साइड का एग्जांपल लेके करा था। हाँ ठीक है, कर सकते हो। और देखो क्या बोला इन्होंने कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ईथर लेते हो और HBr के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, सिंगल। तो उन्होंने कहा है कौन सा सही है कंक्लूजन, तो बेसिकली वो कह रहे हैं रिएक्टेंट जो है मीथाइल ईथर रहा होगा। अब मीथाइल ईथर देखो ये भी हो सकता है, सिमेट्रिकल वाला भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल वाला भी मिथाइल ईथर हो सकता है, राइट? तो आपको पता है, अब हमें नहीं पता ना उसने कौन सा लिया, अगर मान लो उसने ये वाला मिथाइल ईथर लिया तो आपको पता ही है आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे अगर आप HBr के साथ कराओगे एक्सेस में। मैंने तुम्हें क्लास में HI का करवाया था, मैंने कहा था HBr भी मिल सकता है तुम्हें, तो यहाँ पे एक तो इथाइल ब्रोमाइड मिल जाता एक्सेस में है ना, और एक तुम्हें मिथाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे तो सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा आपको। फिर वो कह रहे हैं सिमेट्रिकल ईथर ले लो, तो मैं यही वाला एग्जांपल ले लेती हूँ सिमेट्रिकल का, तो आपको पता ही है इसमें क्या मिल जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड के ही मिल जाएंगे 2 मोल, तो ये तो हो सकता है बिल्कुल। साइक्लिक ईथर जैसे ये राहुल कह रहा है कि मैंने इपोक्साइड लिया था, ले लो, क्या होगा बताओ? Br नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, रिंग तो ओपन होगी होगी, ठीक है, और ये OH है ना, तो बस फिर फर्दर क्या हो जाएगा, आगे भी रिएक्शन हो जाएगी, तो Br नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करके यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको सिंगल प्रोडक्ट ही मिल रहा है, तो यानी कि बी और सी दोनों ही क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बोलो।
जो बच्चों की थोड़ी ऑर्गेनिक वीक है मतलब, तो आप प्लीज एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के। इससे क्या होगा, जेई के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे। मतलब जिनका स्कोर बिलो 30 जा रहा है ना, तो उनके लिए कह रही हूँ मैं। ऑर्गेनिक आपको उससे भी पढ़नी पड़ेगी बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए 38 पे आते हैं। The conversion of ethanol to ethoxyethane is an acid catalyzed reaction. द कन्वर्जन कौन सी रिएक्शन नहीं है, बताना जरा। अच्छा, जो मैं क्लास में करवाई वो यस मैम। हाँ वो तो है ही, बट तुम्हें तो नहीं करनी ना, तुम्हें तो पहले नोट्स ही पढ़ने हैं। आर्यन मैम नोट्स तो स्कूल में आए हुए थे। क्या कह रहे थे, नोट्स का क्या आया हुआ था? मैम नोट्स जिस नोटबुक में लिखे थे मैम वो स्कूल में छूट गई थी। अरे अरे, तो मिल जाएगी ना वो तो कल। यस मैम। हाँ तो मैं कौन सा आज कह रही हूँ, आज के आज पढ़ना, तुम्हें आराम से ले आओ, नोटबुक छूट गई ले आना, फिर ले लेगा तुम्हारी कोई नोटबुक, ठीक है। चलिए आइए। द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथोक्सी इथेनॉल क्यों बोल दूं मैं बार बार, इथोक्सी इथेन। ये रिएक्शन तो जानी पहचानी सी लग रही है, क्या कहते हैं? एसिड कैटालाइज रिएक्शन है जो कि 413 केल्विन पे हुई है, मतलब ईथर ही बन रहा होगा। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो चलो फिर देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोटोनेशन होगी बेटा, तो ये तो बन रहा है देखो। फिर उसके बाद क्या होता है, पीछे से अल्कोहल आता है, इसको बाहर भगाता है, भाई तू निकल यहाँ से। अब निकल तो फिर ये बना लेता है, ठीक है। सो यानी कि ये नहीं बनना, और वैसे भी बनेगा भी नहीं ना, प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, ठीक है। और जो मैं एनसीईआरटी बोल रही हूँ ना बेटा, एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी करके तुम केमिस्ट्री के जेई लेवल के क्वेश्चन तुम सारे बना पाओगे, नहीं। अगर मान लो अब मैं तुम्हें बोलूं तुम एनसीईआरटी बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है कोई बच्चा, मतलब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहा है और रीडिंग कर रहा है एनसीईआरटी की, तो ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आप बना पाओगे, 3 या 4। ये उन बच्चों के लिए जहाँ पे एक भी नहीं बनता है, जिनसे क्वेश्चन मतलब अप्रोच ही नहीं होती है ऑर्गेनिक की, उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ। ना से अच्छा बेटा अगर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो क्या दिक्कत है, गेटिंग माय पॉइंट। तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, स्पेशली जिनके पास कैटेगरी का एडवांटेज है, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी आप टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। अभी नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, एक बार ऑर्गेनिक हो जाएगी तो आप तब जो है टाइम निकाल के उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझसे ले लेना एनसीईआरटी, मैं आपको हाईलाइट की हुई शेयर कर दूंगी, आप वही पढ़ लेना बेशक, ठीक है। चलो बाकी जो अच्छा कर रहे हैं, जो पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, तो उनको तो वही करना है ना, उनको वो अपना लेवल तो बल्कि अपग्रेड ही करेंगे बेटा। Which one of the following compound will be least soluble in sodium bicarbonate? ये क्वेश्चन बेटा मैं बता रही हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पेपर में जो आया है ये आसान है, जेई में इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है, ये अपन करते हैं ना सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये बेस है। अब इसमें सोलुबल कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा संदीप, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन कराओगे बेस इसके साथ तो एफरवेसेंस मिलेगी। अब वो कह रहे हैं लीस्ट सोलुबल, इसमें कौन सोडियम बाइकार्बोनेट में सोलुबल नहीं होगा, यानी कि मैम जो वीक एसिड होगा वो सोलुबल नहीं होगा। तो अपन चेक करते हैं, मैंने कहा था अगर COH ग्रुप तुम्हें कहीं भी दिख जाए तो वो तो सोलुबल होगा ही होगा। तो बेंजोइक एसिड है, इसको तो ये तो हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक ग्रुप भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, तो वो भी क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट दे देता है। इसको मैं एल्डिहाइड कीटोन में भी कराऊंगी दोबारा। यहाँ पे देखो ये अपना पिक्रिक एसिड है, याद है बताया था मैंने, और ये बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसकी पीके पॉइंट समथिंग होती है, और जबकि बेंजोइक की चेक कर लेना, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट हाँ पीके इसकी ज्यादा होती है बेंजोइक की, पिक्रिक एसिड की कम होती है, तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देता है। अब बात आती है फिनोल, मैंने कहा था फिनोल और अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देते, याद करो। लेकिन फिनोल में कुछ ऐसे फिनोल हैं जहां पे आप
जैसे नाइट्रो ग्रुप लगाने से एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो आप मेंशन कर लो। वैसे मैंने लिखवाया था, अब मुझे याद नहीं है, तुम्हारे बैच में लिखवाया था, दूसरे में लिखवा दिया था, लिख लो अगर तुमने नहीं लिखा हुआ है तो। देखो, अगर मैं बात करूं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की या 2 नाइट्रोफिनोल की, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता, इतना ही एसिडिक नहीं है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते। लेकिन अगर मान लो मैं पैरा नाइट्रोफिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा नाइट्रोफिनोल ले रही हूँ, तो क्योंकि आपको पता है पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये रिएक्शन दे देगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मान लो मैं सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देती हूँ, ध्यान से देखना एक बार, तो ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देता है। ठीक है, और तीनों पे लगा दूंगी तो वो तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा, तो वो भी दे देगा। तो ये एक बार लिख लो, काम आएगा तुम्हारे। बाकी एल्डिहाइड कीटोन आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड पे आऊंगी, तो एक बार मैं दोबारा भी लिखवा दूंगी। तो इसका आंसर वैसे सी आना था। लिख लिया क्या धनंजय, अंजलि, मनीषा, श्रुति, सुनीति? श्रुति सुनीति है यहाँ पे? यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोल, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ भाई जल्दी। मैम एस्पिरिन, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। यहाँ तक तो आपकी वो है कॉलबेज रिएक्शन है ना, बी तक तो। यस मैम। सबसे पहले NaOH के साथ फिनोल आपको पता है रिएक्ट करता है, फिनोक्साइड आयन बनेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करके फिर वो ऑर्थो पोजीशन पे बेसिक, क्योंकि ऑर्थो वाला मेजर होता है ना। अरे एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे COH आ जाएगा, राइट। फिर हाइड्रो, ये A बनेगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये अपना होता है कोलबेज तक का काम। फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पे, गौरव सो तो नहीं गए ना? मुझे लग रहा है तुम सो गए। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ काम कंप्लीट कर रहे हो? पक्का? अच्छा हाँ गौरव, मेरे को एक बार ना क्लास के बाद रुकना, नहीं तो मेरे को एक बार मैसेज करना मुझे क्लास के बाद, मैं भूल गई। ठीक है, याद से करना, ठीक है क्या? पक्का करना, फिर कहोगे मैम भूल गया मैं तो। COH, तो ये आपका एस्पिरिन बना है। मैम एस्पिरिन तो नाम ही नहीं है, हम तो छोड़ के आ जाएंगे इसको। नहीं, इसका आयुर्वेदिक नेमिंग बताया था मैंने, 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। तो प्लीज इसको छोड़ के मत आना, तुम थोड़ा ऑप्शन देख लो। सैलिसिल्डिहाइड तो नहीं है, वो तो रीमोटिमन में बनता है, कहीं पे भी आपको दिख रहा है CHO? नहीं। सैलिसिलिक एसिड भी नहीं है। फिनाइल एसिटेट होता तो बेटा यहाँ पे COH ग्रुप नहीं आता। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड हो सकता है, क्योंकि CH3CO वाला ग्रुप क्या एसिटाइल ही होता है ना। ये देखो, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, है ना। सो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ये आप लोगों का, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना अगर थोड़ा सा भी उसने ऐसे किया तो। अब बात करते हैं 40 में, ध्यान रखना बेटा। 41 में क्या है अपना, देखो यहाँ तो सिंपल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है, कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल वाला। ये बन जाएगा A। ये अपनी हाइड्रोबोरेशन है, क्या बनता है, एंटी मार्कोनिकोस रूल लगता है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे OH आ जाता है। तो चेक करो ना कौन सा है फिर। डी हो गया, सक्षम हो गया था? यस मैम। हर्षित, साजिया, कृतिका तो बोले नहीं रहे। कृतिका कौन से कहाँ पे गई हुई हो तुम? मैम ये सही बनाया था, ए भी आगे पीछे कर दिया। ये एक बार तुमने किसी और बच्चे ने भी किया था जो है? तुमने भी एक गड़बड़ कर दी, सिमरन पीर बख्श? नो मैम। हाँ, तुम क्या कह रहे हो पीर बख्श? मैम यही गलती पहले भी धनंजय ने ही करी थी। ले, फिर सीखे क्या धनंजय? हाँ मेरे को याद आ रहा है, मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन कराया था, उसने A और B पलट दिया था।
बल्कि दोबारा लिखो नोटबुक में कि मैं ऐसी गड़बड़ कर रहा हूँ, ताकि नहीं करो। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, चलो ए और बी बताना था। ए और बी रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले ए बताना है फिर बी बताना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द गिवन रिएक्शन। आओ भाई, PbR3 क्या करता है? OH को किस में चेंज करता है? जल्दी बताओ। Br बियर चलो बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें पता है, बधाई हो। Mg ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है। चलो ये भी खत्म। इथाइलिन ऑक्साइड, बे मत बोल देना मैम नहीं करवाई ये रिएक्शन, पिटाई कर दूंगी यहीं पे। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या होगा, कैसी रिएक्शन है? यहाँ पे 3 मेंबर रिंग ओपन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल है, ये ओपन हो रही है, करा दो भाई। तो यानी कि अपना क्या बन जाएगा, देखना 1 2 कार्बन है, 1 2। चलो तो क्या हुआ यहाँ पे, अपना कौन सा प्रोडक्ट बन गया? देखो भाई ध्यान से, C वाला। सी वाला। यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस वर्कअप हो जाएगा, H+ ले लेगा, वो पानी से खत्म कहानी। 43 वाला ऐसा वाला क्वेश्चन था, ये यूजेस ऑफ ईथर में आ गया था, NCERT में दिया हुआ है शायद, ये जहां तक मेरे को याद आ रहा है। वो कह रहा है एक्सप्लोजन अक्कर होता है जब हम ईथर की डिस्टिलेशन करते हैं, तो भाई साहब एयर की प्रेजेंस में बनता है पेरोक्साइड, और क्योंकि पेरोक्साइड में आपको पता है इनमें होती है रिपल्शन, तो ये बॉन्ड हो जाता है भाई साहब ब्रेक, स्टेबल नहीं होता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर पेरोक्साइड था। छोड़ना था तो छोड़ दो, जेई में नहीं आएगा ऐसा सवाल, वो जेई में तो कतई ना दे ऐसा सवाल। 4 नंबर इस क्वेश्चन पे तो नहीं बर्बाद करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन थे, तो उन्होंने ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर लिया होगा, तो एक बार पढ़ लेना यूज ऑफ ईथर। ठीक है, चलो आओ। 44 कंसंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब इसको देख के कौन कंफ्यूज हो गया था, मैम हाइड्रोब्रोमिक एसिड ये क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना तक नहीं। ऐसा कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? सच्ची बताना वीरपक्ष, हुआ है क्या? नो मैम, ये तो HB आ रहा है। चलो मैंने तो हाइड्रोक्लोरिक से पता लगा लिया था कि हाइड्रोब्रोमिक वही होगा। हाँ चलो, इंटेलिजेंट हो तुम लोग, फिर अच्छे से ध्यान से देखते हो क्वेश्चन को। फिनाइल इथाइल ईथर, फिनाइल इथाइल बना दो इसको। ठीक है, अब फटाफट करा दो HBr, पहले तो प्रोटोनेशन करा दो, Br नेगेटिव यहीं पे ही जाएगा। ये भी तुम्हारा NCERT बेस्ड दिया वैसे तो क्वेश्चन। फिर ये एक बहुत आता है जेई में, एक फिनोल बन जाएगा और एक इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, कहानी खत्म। आगे चलो। चलो कुछ तो आसान ही थे है ना क्वेश्चन, कुछ तो बन ही गए होंगे तुम लोगों से। अब यहाँ पे कि एल्कोहल दिया हुआ है, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है विद इन 5 मिनट। गौरव आंसर बताओ चलो मेरे को इसका, 5 मिनट में कौन सा अल्कोहल टर्बिडिटी देता है? जल्दी से, खाना वाना मेरे को पता है खा रहे हो तुम, अब खा चुके हो, तो जल्दी से मेरे को बताओ, क्योंकि जब तुम खाना नहीं खाते या कोई काम नहीं कर रहे थे, तुम सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो क्लास में, सबसे ज्यादा डाउट इसको आते हैं, और आज चुप पाइए, जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हारे डाउट, कोई डाउट रिजोल्व नहीं करेगा गौरव के, जो डाउट सोल्विंग ग्रुप में आया है। अब जहां पे बैठे हो ना, एक चार्टा लगा लो। प्राइमरी अल्कोहल देता है 5 मिनट में, है देता ही नहीं भाई वो रूम टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर करोगे तब जाके देगा, वो भी घंटे लग जाएंगे उसमें। 5 मिनट में कौन देता है? 5 से 10 मिनट में सेकेंडरी अल्कोहल देता है जी। टर्शरी तो इसी टाइम दे देता है इंस्टेंट, और प्राइमरी अल्कोहल तो धोखेबाज है। मैम प्राइमरी तो होना ही नहीं था, उसमें तो 2 ऑप्शन प्राइमरी के हैं। क्या करें फिर, अब जिसने पेपर बनाया क्या करो उसके सर पे, क्या करूं? None of these। तुम्हें दे देती हूँ मैं पेपर बनाने के लिए, आ जाओ, मैं कहूंगी चलो राहुल अपने मर्जी का ऑप्शन डालो, चलो 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 चलो। अब तो मैम मैं एक ही रिएक्शन में हॉट, KMnO4, कोल्ड और एल्कलीन तीनों डाल दूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्यों डाला है इधर देखना, अगर किसी ने मान लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया है, तो उसने रीअरेंजमेंट कराने का वो सोच सकता है बेटा, यहाँ पे देखो तभी डाला उसने।
ताकि बच्चे करवाए और गलत। ठीक है मैम मैंने भी सोचा था। हाँ, क्या करके आए फिर तुम? ठीक। अच्छी बात है। चलो ये देखो एक बार, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में बताना है। OH से Cl में कौन कौन करता है ये काम? अपना ल्यूकास रिएजेंट PCl5 है ना, बोलो बोलो। PCl3 ये नहीं करता। POCl3 तो बल्कि साइड प्रोडक्ट होता है ना। SOCl2 करता है। NaCl नहीं करेगा, नमक नहीं कर पाएगा। ये क्या है, याद है क्या? एक मिनट फीड बॉक्स, ये याद है तुम लोगों को? करवाया था मैंने। है ना? तो ये क्या बन जाता है? RCH2OTS। ठीक है, सो ये भी नहीं करेगा, तो आंसर इसका, हाँ बोलो फीड बॉक्स। मैम ये HCl ZnCl2 क्यों है? इसमें तो रिएक्शन नहीं देता। नहीं बेटा, जब तुम एनसीईआरटी देखोगे ना, इसको एनसीईआरटी के लिए देखोगे, अगर मान लो तुम्हारा एनसीईआरटी देखना सारे बच्चे, जब तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल है ना और उसके अंदर तुम HCl और ZnCl2 डालते हो, तो वहां पे वो रिएक्शन करवा देता है। बहुत स्लो होती है टर्बिडिटी, तभी हाई टेम्परेचर पे आती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं आती, बट वो रिएक्ट कर देता है। तभी यहाँ पे ZnCl2 भी डाला जाता है, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसलिए वो रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाता है। तो यहाँ पे ये भी आएगा इसका। ठीक है, सो HCl ZnCl2 लुकास टेस्ट वाला, PCl5 और PCl3 और आपका SOCl2, यानी कि ऑप्शन मतलब 4 होंगे। ठीक है जी, चलो अब आगे तुम्हें बताने ऐसे कितने अल्कोहल हैं जो कि डिहाइड्रेशन होने के बाद रीअरेंजमेंट शो करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन उसने अच्छा बना दिया, हटा दूं क्या इसको? बताओ, स्टार्ट करें एक बार। इस टाइप का शायद आपने लुकास रीजन में करवाया था। हाँ हो सकता है करवाया हो। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब में पानी निकाल रही हूँ मैं, है ना, और देखना क्या बना रखा है। बना दो। यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकती है। देखो मैं प्रोडक्ट नहीं बता रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि कहाँ रीअरेंजमेंट होगी। अगर तुम यहाँ से निकालोगे पानी तो वो स्टेबल ही बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं होगी रीअरेंजमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट हो जाएगी जब तुम हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट हो जाएगी, दिख रहा है ना, मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो। यहाँ पे नहीं होगी बेटा, ये देखो ये बनेगा, मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे देखो ये भी हो जाएगा ना, जब यहाँ से पानी निकलेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट जब होगी तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ पे भी नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा। यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद, बना के देखना। देखो हाइड्राइड शिफ्ट जैसे तुम करवाओगे यहाँ पे तो होगा क्या, हो जाएगी। यहाँ पे जब तुम पानी निकालोगे तो तुम्हें याद है मैंने ये वाला केस बताया था, यहाँ पे रिंग एक्सपैंड होती है, याद है? ठीक है, सो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी। यहाँ पे कुछ होगा क्या, देखना एक बार। सो गए क्या? नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगी क्योंकि ये स्टेबल ही है बेटा, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब कितने हो गए देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है, 6 आएगा। ठीक है, देखना एक बार। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एक्स, ड्राई ईथर है तो मतलब वुड्स रिएक्शन है, तो ए पक्का क्या बनने वाला है, यहाँ पे OH की जगह Br आएगा, है ना। समझ गए थे, ये वुड्स रिएक्शन है। यस मैम। बना दो, अब टोटल कितने कार्बन होंगे देख लो, 3 और 3 6,
ऐसे भी डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम बने, ठीक है। यहाँ पे आओ, फिनोल कैन बी आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ध्यान से देखना है एक बार इसको। फिनोल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय z नंबर ऑफ रिएजेंट आउट ऑफ गिवन बिलो। देखो न्यूट्रल, आपको वो वाले टेस्ट बताने हैं जो फिनोल देते हैं, मतलब जो बेसिकली फिनोल, और अगर मैं मान लो उसके साथ कोई और ले लेती हूँ अल्कोहल वगैरह, तो जिसमें से वो फिनोल देगा वो टेस्ट, है ना। अलग से फिनोल के लिए जो टेस्ट होते हैं, एक तो न्यूट्रल FeCl3 था, है ना, मैंने कहा था वॉयलेट कलर को कॉम्प्लेक्स देता है, फिनोल के लिए होता है, तो आप फिनोल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। NaNO2 HCl से भी कर सकते हो, याद है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट बताया था मैंने तुम लोगों को, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सुन के लिबरमैन नाइट्रो ये भी देगा। ZnCl2 ये अल्कोहल के लिए होता है, ये नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे इसका मैं अगर बताऊं तो मैंने तुम लोगों को क्लास में बताया था कि फिनोल ये वाला टेस्ट देता है और अल्कोहल भी ये वाला टेस्ट देता है, राइट। तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर आना चाहिए 3, लेकिन इसका आंसर 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है किसी ने गड़बड़ की हो, बट कोई बात नहीं। तो अगर मैंने तुम्हें बोला था सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट अल्कोहल के लिए भी होता है, फिनोल के लिए भी होता है। अल्कोहल में ये वाइन रेड कलर देता है, फिनोल में डार्क ब्राउन देता है। तो मैं एक्चुअली ना, मेरे को थोड़ा डाउट हुआ इसमें कि अगर इसमें 2 आंसर क्यों है, 3 इसका आंसर क्यों नहीं है। फिर लाइक तुम्हारे इसमें तो सोल्यूशन नहीं था इसका कुछ भी, तो फिर लाइक मैंने देखा ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर पहले पूछे हुए, मैंने चेक किया तो उसमें क्या किया हुआ है ना बेटा, उसमें ना लिखा हुआ है कि ना फिनोल भी दे देता है टेस्ट, लेकिन ना ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट स्पेसिफिकली अल्कोहल के लिए होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। जब मैंने इसको देखा आर्टिकल में तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये टेस्ट दे देता है, डार्क ब्राउन कलर आता है अगर फिनोल बेसिकली प्रेजेंट होता है, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं देता है फिनोल जितना बेस्ट अल्कोहल देता है। तो अगर हमारे पास 2 ऑप्शन हुए फिनोल और अल्कोहल ना, तो हमें अल्कोहल पे टिक लगाना है कि अल्कोहल सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देता है, अच्छे से देता है और वाइन रेड कलर आता है। तो वो वाला यूज करके इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो ठीक किया है। हाँ, जिसका 2 हुआ होगा ठीक हो गया होगा, बट अगर किसी ने 3 किया है ना, तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ। कभी ऐसे क्वेश्चन आए पेपर में तो ध्यान रखना, जहाँ पे बोला जाए तो मत कंसिडर करना, गलती होने के फिर चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल दे देगा अच्छे से, फिनोल इतना बेस्ट नहीं दे सकता जितना न्यूट्रल FeCl3 स्पेसिफिकली फिनोल के लिए होता है। NaNO2 HCl लिबरमैन नाइट्रोजन स्पेसिफिकली फिनोल के लिए होता है, ठीक है। सो ये करके इन्होंने यहाँ पे फिर 2 आंसर दिया, तो 2 आंसर ऐसे आएगा। हो सकता है आप लोगों का ठीक हो, बट आंसर 2 ऐसे आएगा, पहला और दूसरा, राइट। तो ये थोड़ा सा मेरे को आपको बताना था। अब यहाँ पे बोला है हाउ मेनी साइक्लिक इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल। अब पहले तो ये चेक करो कितनी साइकिल, कितने यहाँ पे रिंग होगी। तो मैंने आपको DB सिखा रखा है, DB याद है, C+1 है ना। C क्या है यहाँ पे, कार्बन, 4+1 माइनस H/2, हाइड्रोजन कितने 8, तो कितना हो जाएगा 1। या तो यहाँ पे एक रिंग हो सकती है, या क्या हो सकता है, यार ऐसे चुप क्यों बैठे हो, बाकी एक मतलब कई बच्चे तो ऐसे बैठे माथा पकड़ के पता नहीं क्या ही चल रहा है। एक तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रही, अब मैं कल से मैंडेटरी करने वाली हूँ, तुम्हारा कैमरा ऑन करवा के बैठूंगी, मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम कर क्या रहे हो। कल से पक्का कैमरा ऑन है। कृतिका मुझे बताना आगे कैसे करूं मैं इस क्वेश्चन को। मैं एक बार बताओ, ये ऐसा क्वेश्चन मैं पहली बार करा रही हूँ, मुझे तो नहीं पता। ये इतनी बार संडे वाले टेस्ट में इस टाइप से क्वेश्चन आया, हर बार आता है, हर बार बोलती हूँ DB निकाल के करना, आगे तुम बता ही नहीं पा रहे। कम से कम ये तो बता दो कि अगर एक रिंग या पाई बॉन्ड पॉसिबल है, लेकिन इसने साइक्लिक बोला, यानी कि कोई साइक्लिक रिंग होगी, 4 कार्बन है यहाँ पे, तो सबसे आसान क्या लग रहा है कि भाई साहब
साइक्लोब्यूटेन बना लो, यहाँ पे OH लगा लो, देखना यही बनेगा ना, 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। और क्या पॉसिबिलिटी, अगर मैं 3 मेंबर रिंग बना लूं तो एक ये बन सकता है अपना, देखो यहाँ पे भी 7 नहीं 8 हाइड्रोजन है। या फिर एक काम करो, एक मिथाइल लगा के देखो और एक OH लगाओ यहाँ पे, अब इसके आइसोमर बना लो, OH यहाँ पे भी लगा सकते हो तुम। इसके अलावा है क्या कोई पॉसिबल? ना, और तो नहीं है, यही बनेगा क्योंकि पाई बॉन्ड तो है ही नहीं वैसे भी। तो अब चेक कर लो, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पता होना चाहिए, तो बता रखा है। अनसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल है, 2 कायरल सेंटर है, 2 की पावर 2 4। कैसे बनेंगे? 2 वेज पे, 2 डैश पे, एक वेज डैश, एक डैश वेज, तो 4 बनेंगे यहाँ से और 3 ये रहे, तो आंसर 7 आएगा इसका। देखना 7 ही होगा इसका आंसर, 7 होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये थे तुम्हारे कुछ मिला के 25 क्वेश्चन जो कि इस तरीके से होंगे। डन। अभी देख लो एक बार, 2 मिनट दे देती हूँ, कोई रह गया तो बताओ। ठीक है, सेव कर देती हूँ। असाइनमेंट में जिसके डाउट है बैठे ही रहो, क्योंकि 10 बजे तक तो तुम्हें बैठना है। शायद हर्षित सर भी ज्वाइन करेंगे 15 मिनट पहले, है क्या सर यहाँ पे? नहीं है। जो भी आप लोगों के गलत हुए थे प्लीज उसको एनालाइज कर लेना, है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई सर की क्लास होगी, राइट। ठीक है, तो जिसके जो गलत हुए थे प्लीज एनालाइज कर लेना। देखो अब जितने भी तुम्हारे टेस्ट रह गए हैं, अब 30 नवंबर को तुम्हारा पूरा ग्रेड 12 का टेस्ट होएगा, है ना। उसके बाद तुम्हारे मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे, और प्लीज अपने एनालिसिस करते जाओ। तुम्हें शायद पता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी जेई में हो सकता है, किसी तुम्हें शिफ्ट में मिल जाए वैसा क्वेश्चन, तो प्लीज एनालाइज जरूर करना। अगर तुम्हारे मान लो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको एनालाइज करके इतना उसको पक्का कर लेना कि अगर दोबारा क्वेश्चन आए तो वो बन जाए। नहीं बेटा, मॉक टेस्ट डेली नहीं होता है, स्टार्टिंग में दिसंबर में तो हफ्ते में 1 ही बार होगा संडे को, लेकिन जब तुम जनवरी में जाओगे तो हफ्ते में 2 बार होगा, एक संडे को होगा और एक वेडनेसडे को होगा, और दोनों बार ऑफलाइन होगा। ठीक है, मतलब दिल्ली वाले जो बच्चे हैं। चलो, बंद क्यों नहीं हो रहा ये? मैं एक बार वो असाइनमेंट ओपन करती हूँ। गर्व, उस ग्रुप में तुम ऐड हो जाओ, जो तुमने ग्रुप में मेरे से क्वेश्चन पूछा था ना पर्सनल वाले में, वो ऑलरेडी 2-3 बच्चे पूछ चुके थे मेरे से। ठीक है, उसमें ऐड हो जाओ। वैसे मैंने भेज दिया था तुम्हें, एक बार चेक कर लो, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा देती हूँ। एक बार मैं वो कर लूँ, PDF ओपन कर लूँ। कौन सा था? सॉल्यूशन ना? हाँ, फिर बस हाँ, वो भी मैं ले लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यही था तुम्हारा सेट 1, दिख रहा है ना। 1 और 4 डाउट में था ना, 4 तो मेरे ख्याल से बहुत बच्चों का डाउट है, मैंने जान करके वो क्वेश्चन दिया था। चलो आ जाओ, फर्स्ट और 4th ही करा देती हूँ पहले, आ जाओ एक बार। देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक तो ना इसमें जगह भी नहीं है, तो थोड़ा सा
देखना। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, मैम ये तो हाँ आधे से ज्यादा बच्चों को, हाँ कहते भी बहुत बच्चों ने पूछा था। चलो तो इसमें पूछा 80 मोल % ऑफ MgCl2 इज डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। कितना डिसोसिएट हुआ है? 80 मोल %, यानी कि अल्फा कितना दिया हुआ है? 0.8। ये समझ गए थे तुम लोग? अब MgCl2 को अगर मैं डिसोसिएट करवाऊंगी, मेरा बेटा यहाँ पे सही है, जगह मिल गई अपने को। अगर मैं MgCl2 को डिसोसिएट करवा रही हूँ तो N कितना होगा? नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन कितने मिल रहे हैं अपने को? 3 मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से अपने को क्या आयटा निकाल, मतलब वन ऑफ फैक्टर निकाल सकती हूँ। डिसोसिएशन के लिए क्या होता है? 1 + n-1 इंटू अल्फा। n है 3, 1 + 2 अल्फा, यानी कि 1 + 2 इंटू 0.8। तो ये आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व करने के बाद 2.6। तो यहाँ तक तो तुम्हारा काम बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 इतना, मतलब बताना है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताना है, मोलैलिटी दे रखी है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है। तो ये कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से है। तो लगाओ फिर फॉर्मूला लगाओ तुम। क्वेश्चन किस लैंग्वेज ही तो समझा रही हूँ। 80 मोल % MgCl2 था, डिसोसिएट हो गया है, मतलब 80 मोल % डिसोसिएट हो गया, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 0.8 होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, मोलैलिटी आपको दे रखी है सॉल्यूशन की, वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, राइट। सॉल्यूशन का निकालना है। तो अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP से सवाल था, ये RLVP से सवाल था। तो P0 PS/P0, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या होता है? आयोटा, है ना। चलो ओके, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है, देखो भाई यही होता है, ठीक है। ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? मैं यहीं पे ही हटा के लिख रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास लिख दूं ना? बताओ मेरे को। ठीक है, बोलो। इसको हटा रहे, ठीक है। अब क्योंकि सॉल्यूशन में डाइल्यूट कंसीडर यहाँ पे करूंगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं सोल्यूट से, तो मैंने वो हटा दिया है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना? बताओ भाई। यस मैम। ठीक है, बस यही करना था तुम्हें। अब तुम क्या करो, मैं वैसे अप्रोच करवा रही हूँ जैसे मैंने क्लास में करवाया था। मैं कुछ अलग करवा दूंगी, हो सकता है जो मेरे नोट्स को फॉलो कर रहा हो फिर उसको थोड़ा सा डाउट हो जाए। तो मैंने आप लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करवाया था, अगर किसी ने नोट्स पढ़े हैं तो। अब ध्यान से देखो, मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, केजी में करने के लिए 1000 से याद करो ऊपर मल्टीप्लाई करते थे। तो ये वाली चीज तुम्हारे लिए मोलैलिटी बन गई है, ध्यान से देखना ये वाली। यस मैम। बस खत्म कहानी। तो P0 - PS बाय P0 आयोटा, ये मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मैं पानी है तो 18 लूंगी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? कितना होगा? 1 मोलर का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1000 लूंगी। मोलैलिटी दे रखी है 1, आयोटा तुमने निकाले 2.6। P0 कितना दिया हुआ है पानी का? 50, निकाल लोगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये आएगा लगभग 48 के आसपास आएगा। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। हाँ धनंजय बोलो। मैम जैसे इसमें हमने मोलैलिटी बनाई है, लेकिन हम सीधे मोल फ्रैक्शन का लगाएंगे तो सिंपल वो नहीं लगा सकते? हाँ इसमें, हाँ एक और मैं चीज बताती हूँ। अगर तुम मान लो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, मान लो ये तुम्हारे जहन में नहीं आया, मान लो, तो ध्यान रखना इसमें भी मैंने स्पेशल बोला था, गलती होने के चांसेस है। जब आप ये करते हो ना बेटा, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के आगे नहीं आता वांट ऑफ फैक्टर, है ना।
इसके साथ आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के आगे। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना फिर तुम लोगों को। अगर तुमने बॉन्ड टू फैक्टर सॉल्वेंट के आगे लगा दिया, आंसर गलत आ रहा होगा। मतलब मैंने को दोबारा समझाना। जब हम यही करते हैं ना, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके इक्वल होती है? बॉन्ड टू फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यही होता है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो जो बॉन्ड टू फैक्टर आता है वो सोल्यूट के साथ आता है, क्योंकि जो ये हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट क्या हुए, डिसोसिएट हुए। बेसिकली अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, राइट। तो जो बॉन्ड टू फैक्टर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसके साथ नहीं होता मल्टीप्लाई। ध्यान मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है। हाँ, न्यूमरेटर में तो होगा ना बेटा। हाँ ठीक है मैम। तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो फिर ऐसे जाओ, अगर ऐसे जा रहे हो वैसे, जैसे भी तुम्हारी मर्जी, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। उसके बाद फोर्थ देखो। अरे जगह भी नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 224 ml ऑफ SO2। अप्रोच बता देती हूँ। 298 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर है 1 atm। पास किया गया है थ्रू इतने NaOH सॉल्यूशन से। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रोड्यूस होगा जब आपस में दोनों की रिएक्शन होगी, और उसको 36 ग्राम पानी में डिसोल्व किया है। पहले तो इतने तक रुक जाओ, रिएक्शन बनाओ इसकी। SO2 NaOH क्या होगा? ये एसिड है, बेस है, Na2SO3 बनेगा। देखना ये इतना देखो सोचना पड़ेगा अपने को, प्लस पानी, उसको मैंने लिख ली हूँ, बैलेंस कर देना। ठीक है, चलो। NaOH के मोल्स निकाल सकते हो तुम लोग। 100 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 10 मिलीमोल हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ लिख देती हूँ। अब SO2 के मोल्स हैं क्या तुम लोगों के पास? कंफर्म करो। नहीं है मैम, नहीं है तो निकाल के आओ। वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो PV इज इक्वल टू nRT से नंबर ऑफ मोल्स। ये भी मैंने जान करके दिया था क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा था, मैं चाहती थी कि तुम ये वाला करो, PV बाय RT। तो यहाँ से तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, राइट। तो जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, क्योंकि मैंने सोल्व किया हुआ है, तो इसके आएंगे 9.1 इंटू 10⁻³ अब तुम ये देखो Na2SO3 कितना बनेगा, क्योंकि तुम्हें वही चाहिए है। हाँ बोलो मैम, इसको 22.4 लीटर से डिवाइड नहीं करेंगे? किसको? उससे भी तो आ सकता है मोल्स, 224 ml। हाँ वैसे STP पे दे रखी है ना 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 ना, ना 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ है ना ये अपना। अगर तुम STP पे निकालते हो तो टेम्परेचर आपका 273 केल्विन होता है ना मेरा बेटा। ओके मैम। ठीक है, चलो इतना हुआ। अब देखो इसका क्या बोलते हैं, ये कितना बनेगा? अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा, तो वो भी कॉन्सेप्ट इसमें पूछ लिया। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए अपन क्या करते हैं? मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, अगर थोड़ा बहुत याद है तो तुम्हें। तो यहाँ पे जब तुम चेक करोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट NaOH आएगा, यानी कि NaOH विल डिसाइड कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फाइड इज फॉर्म्ड। तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 10 इंटू 10⁻³ से कितना बनेगा? 5 इंटू 10⁻³ बनेगा। ये मैंने सोल्व किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो इतना बनेगा, बन गया। अब बस तुम्हें काम करना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना। फॉर्मूला पता है? P0 माइनस PS बाय P0। yes. इसमें भी वो चीज ध्यान रखना जो अभी करवाई थी। क्या अब निकल जाएगा? ध्यान से देखना। हाँ, इसमें ना ऑप्शन गलत है, एक चीज मैं बता दूं। यहाँ पे ना इनको 18 करना था, ये मैं पीर बख्श को बता रही थी, उसने पूछा था। अब तुम्हारे पास P0 है, ठीक है, PS निकालना है, P0 है, I निकाल सकते हो। बॉन्ड टू फैक्टर कितना आएगा इसका? क्योंकि इन्होंने कुछ अल्फा तो मेंशन कर नहीं रखा, तो 100% लोगे तो 3 आएगा। ठीक है, निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लोगे तो कितना आया है? 5 इंटू 10⁻³ सॉल्वेंट का मास आपको दिया ही हुआ है, मोलर मास पानी का 18 ले लेना, आंसर आ जाएगा। निकाल लोगे? बताओ। और इन्होंने ये भी दिया हुआ है सॉल्यूशन डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट के मोल ज्यादा है सोल्यूट के कंपैरिजन में, तो तुम नेग्लेक्ट कर दे। बन जाएगी बात।
और अब जो मैंने ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेज रखा है वो एक बार देख लेना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा जिसका ये नहीं हुआ था। क्योंकि मैंने इसलिए दिया ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने शायद तुम्हें बताया था 2021 और 22 का पेपर केमिस्ट्री का डिफिकल्ट था, तो लगा लो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से ही एक है। कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए बस। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है अब 2025-26 में तो कर लोगे तुम आराम से, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्थ आई गेस बहुत बच्चों के डाउट थे, तो ये चीज बहुत ध्यान रखना। अभी जब तुम नोट्स पढ़ोगे ना वहां पे अगर तुमने स्टार मार्क नहीं कर रखा है तो कर लेना। सारे हो गए थे 10 के 10 बाकी? मैम 8th में आंसर 5.55 आया था पर उधर 3 और 6 लिखा है। कहाँ पे बेटा? 8th में? तुम्हारा कितना आ रहा है? 5.55। मैम मेरा भी इतना है 5.55। ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन है बाय द वे? ये है अपना 8 है 3 ना? आया था। आंसर क्या है इसका? 3 और 6। नहीं, लाइक आंसर की में आंसर कितना दिया हुआ है? मैम बी ऑप्शन नीचे दे रखा। 8 का बी तो ये आ रहा था तुम लोगों का फिर? मैम मेरा आ गया था। मैम इसमें पॉइंट में आया था 2.77 मेरा, तो उसमें मैम लिखा था नियरेस्ट Yes, इंटीजर ma'am. के बराबर लिखना है, तो मैम वो 3 करके मैंने फिर बी ऑप्शन करा था। ठीक है फिर गलती देख लो, चेक कर लो। जिनका 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था तो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, फिर उसके हिसाब से बी आंसर करेक्ट होगा बेटा। मैम तो उधर और में 6 लिखा है, 3 और 6। हाँ जी, ये पता है क्या होता है ये इसने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी होगी, या तो 3 और 6। इसका जेई मेन का ये जो एक्चुअल है ना ये वाला क्वेश्चन जो लाइक जो मेन साइट है उस पे मैं चेक कर लूंगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बाकी तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो फिर यही मार्क करके आओगे, ठीक है। मैम जी। हाँ जी। मैम एक बार वो फॉर्मूला दोबारा क्लियर कर दो, कंफ्यूज हो रहा है उसमें, मोल फ्रैक्शन वाला। ये वाला? यस मैम। देखो भाई मैं ये कह रही हूँ, ये समझ में आ गया ये ऐसे क्यों लिखा है मैंने? ये तो फॉर्मूला ही होता है ना अपना, P नोट माइनस PS बाय P नोट इज इक्वल टू वोटो फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मैं ये कह रही हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता क्या? पहले तो ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना अपना। यस मैम। ठीक है, सोल्यूट, ठीक है। अब ये आयोटा ऐसे है, देखो ऐसे, यस मैम। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो आयोटा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब तुम ये डिनोमिनेटर वाली टर्म लिखोगे ना तो नंबर ऑफ सोल्यूट के साथ मल्टीप्लाई होगा अमाउंट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ सोल्वेंट के साथ नहीं होगा, ठीक है। मतलब नीचे जब करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे उसको। हाँ क्योंकि जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो क्या बोला जाता है, किस पे डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है। तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना बेटा डिवाइड में, हालांकि वो नेग्लेक्ट हो रहा है आगे जाके तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट मान लो किसी क्वेश्चन में नेग्लेक्ट नहीं करना है ना, तो उस केस में तुम फंस सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें नीचे आयोटा से, मतलब जब तुम लिखोगे पूरा तो आयोटा से यानी कि मोल्टो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को, ठीक है। ओके मैम। डन। तो ये 10 क्वेश्चन, कल बाकी के 10 क्वेश्चन कर लेना। अगर फिर भी कोई रह गया क्वेश्चन तो मुझे भेज देना, मैं रिजोल्व कर दूंगी। हाँ बेटा। मैम 5th क्वेश्चन। फिफ्थ हो गया था आप लोगों का? यस मैम। हाँ तो ये ग्रुप में कौन भेजने वाला है? यस मैम। भेज दोगे क्या? यस मैम। ठीक है, मीर बख्श भेज देगा कृतिका ग्रुप में, ठीक है। ओके हाँ पीर बख्श तुम्हारा हैंड रेज है। तो मैम वही टीपीपी वाला क्वेश्चन भेजो ना एक बार प्लीज, मेरे को एक बार मेरे उस पे भेज दो, पर्सनल ग्रुप पे या मेरे नंबर पे भेज दो।
कल के लिए 10 क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना उसको, ठीक है। कर दूं बंद इसको? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, हर्षित सर आ गए। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Yes, मैथ्स की क्लास ले लूं? आधा घंटा और बैठ जाओ। सर। यस सर। ठीक है, होगा तो डाउट डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन बन रहे थे आप लोगों से? यस सर। हाँ सर बने। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन डाउट आ रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 7 क्वेश्चन दिए थे, अगर उसमें से आपसे 2 या 3 बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो बचे हुए क्वेश्चन जो डाउट है उसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज तो टाइम नहीं है, कल वाली क्लास, कल अपना लेक्चर है वैसे भी, तो कल वाली क्लास में पूरा रिलेशन का जो असाइनमेंट है 15 क्वेश्चन का, उसका डाउट डिस्कशन होगा। समझ में आ रहा है? एक बार अगर वो डाउट डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर लोगे तो आपका पूरा रिलेशन अपने आप रिवाइज हो जाएगा। कि मान लो 15 क्वेश्चन में से अपन ने 5 या 6 क्वेश्चन भी वैरायटी कवर कर ली क्लास में, तो सारा जितना भी आपका असाइन मतलब वो जो पूरा चैप्टर है पूरा रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस असाइनमेंट को आपको बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है मैम को भी, मुझे भी, क्योंकि एक एक असाइनमेंट बनाने में टाइम लगता है, आसान नहीं बनाना, ठीक है। और दिसंबर में क्रैश कोर्स चालू होगा, आपको पता ही है, ठीक है। और मैंने पहले ही कहा था सिर्फ एक बैच बनेगा, M0 1 2 3 कंबाइन होकर एक सिंगल बैच बनेगा 30 से 40 बच्चों का, मैक्सिमम 45 बच्चे। उसमें मैं उन्हीं बच्चों को रखूंगा जिनका असाइनमेंट आ रहा है, वो जो वो हम शीट बना रहे हैं जिसमें भी उसका सबमिटेड टिक है, उन्हीं बच्चों को हम रखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, हाँ मैम मनीषा मैम ने मुझे बोला था कुछ बच्चों को शायद ये दिक्कत आ रही है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम करंट का टास्क कैसे मैनेज करें और फिर पुराना भी कैसे मैनेज करें। करना पड़ेगा आपको। हम कोशिश ये करेंगे कि जो करंट टॉपिक चल रहा है उसमें होमवर्क आपको थोड़ा कम दें। जैसे हो सकता है मैथ्स में जो भी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगा तो बहुत मैं कम होमवर्क दूंगा, केमिस्ट्री वाली मैम भी थोड़ा कम होमवर्क दे देंगे और मनीषा मैम भी कम होमवर्क दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। और आपको मैंने बहुत सारा आइडिया दिया, सुबह जल्दी उठ के करो, सुबह जल्दी उठ के कर सको तो जल्दी उठ के करो, या फिर अभी हम असाइनमेंट और आगे के भी बना देंगे आपके उसमें, मतलब 3-4 असाइनमेंट एडवांस में पहले से रख देंगे, तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो। यस सर, जैसा आपने बोला था स्कूल में ले हाँ, स्कूल में कर लिया करो, स्कूल में ले जाओ प्रिंट आउट निकाल के, तो आगे के असाइनमेंट और हम बना के अभी उसमें ही अपडेट कर देंगे। फिजिक्स का भी बन जाएगा असाइनमेंट, तो फिजिक्स का भी आगे का 2-3 असाइनमेंट उसमें सबमिट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। लेकिन ये काम आपको करना पड़ेगा। मेरे को है ना, आप देख रहे होंगे सबको मैंने एक एक इंडिविजुअली एक बच्चे को मैसेज किया, ठीक है। और अगर ये काम नहीं हुआ, लिटरली मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर लूंगा डायरेक्ट। मुझे बहुत सीरियसनेस चाहिए असाइनमेंट में आपकी। रात की 12 बजे 1 बजे कुछ भी बजे, आज उस दिन का काम उसी दिन होना चाहिए, ठीक है। वो जितना भी वो जो बना हुआ है उसमें मेरे को सबके नाम पे ग्रीन चाहिए, है ना। वो क्या ना, आपके ग्रुप में मैंने भेजा था असाइनमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अभी बाकी बच्चों का भी इसमें हमें भी डालना है मुझे, तो यहाँ पे जितने ही बच्चे हैं सबका ग्रीन आना चाहिए, किसी का भी रेड नहीं दिखना चाहिए। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है। अभी मैं रात को 12 बजे 11:30 बजे वापस से चेक करूंगा और ये फिलअप करूंगा शीट, ठीक है, या फिर सुबह जल्दी उठ के फिलअप करूंगा। तो मुझे आज रात तक, नहीं तो कल सुबह तक, मैक्सिमम कल सुबह तक असाइनमेंट आपके ग्रुप में आ जाना चाहिए, ताकि मैं यहाँ पे फिलअप कर दूं। आपको कहीं इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपको मान लो ऐसा लग रहा है कि सर नहीं हो पा रहा है या फिर ऐसा रहा, तो अलग से मैसेज करके बताओ, लेकिन ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठना, बता दो कि सर ये हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर है? हाँ, डाउट्स आएंगे चलेगा, वो डाउट्स का अगले दिन आपको डिस्कशन भी करना है ना। वो करंट होमवर्क को भी मैनेज करो कैसे भी करके। आपको फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, आपके साथ कोई इशू आ रहा है, मुझे अलग से कॉल करो, अपन बात करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे कैसे मैनेज हो सकता है। लेकिन चुपचाप नहीं रहोगे। जैसे नैतिक, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, मान लो किसी का स्कूल शेड्यूल बहुत टाइट है, जैसे प्रिंस आपका स्कूल शेड्यूल बहुत टाइट है, आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे कॉल पे डिस्कशन कर लो, अपन कुछ ना कुछ शेड्यूल बना के उसको मैनेज करवाएंगे, है ना। लेकिन कोई भी ऐसा मत करना कि आप बिना प्रॉब्लम बताए असाइनमेंट काम नहीं कर रहे हो। चाहिए मतलब चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं, कंपलसरी एक बच्चे का। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये कर लिया आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ।
आप खुद देखो, वो जो रिलेशन का मैंने असाइनमेंट बनाया 15 क्वेश्चन का, ठीक है, 80% चांसेस है, 80 to 85% चांसेस है कि जेई जनवरी अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन अगर रिलेशन से आया उसी में से आएगा। सिर्फ डेटा इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि उसमें से लगभग सारी वेराइटी कवर है। आपको बात समझ में आ रही है? इजी मीडियम लेवल की सारी वेराइटी उसमें कवर है, तो आपको इतना भटकने की भी जरूरत नहीं है। हर चैप्टर के लगभग 100, 200, 300 पीवाईक्यू होते हैं। उन सारे 300, 400 पीवाईक्यू में से आपको सिलेक्ट करके 15 पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, और हर दिन का मैक्सिमम आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, ज्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स में ज्यादा लग रहा है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं मैथ्स के 5 क्वेश्चन पर डे कर दूंगा। अगर आपको ज्यादा लगता है पर डे 7 या 8 क्वेश्चन पर डे के अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो मैथ्स में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में तो 10 क्वेश्चन रहेगा इसी आपका, फिजिक्स में भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा। मैथ्स में अगर आपको लग रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है, मोर टाइम जा रहा है, तो आप बता देना, तो मैं थोड़ा असाइनमेंट रिड्यूस कर दूंगा, आपको 6 क्वेश्चन पर डे का कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। सर पर डे में सिर्फ 7 क्वेश्चन ही है? हाँ, 7 क्वेश्चन बहुत है, इतने ही करो आप, इतने हो जाते हैं। अब मैंने पहले ही कहा था, जिनका अगर ये हो जाता है, जिसके पास एक्स्ट्रा समय, वो अलग से मैसेज ड्रॉप करो, तो मेरे पास एक और असाइनमेंट है, सेकंड सेट भी है। तो तो सर जो आज आपने असाइनमेंट दिया था उसमें 15 क्वेश्चन हाँ, थे। लेकिन वो पर 2 दिन का था ना, वो आपने देखा नहीं क्या? पर डे का था। चलो मैं समझा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। आपको एक दिन में 7 ही करने थे, इसलिए तो मैंने कहा था कि डुएबल है वो, आपको पूरा नहीं करना। उसमें डे वाइज दिया हुआ है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे ध्यान से समझ, ये पूरा असाइनमेंट है, लेकिन ये दोनों दिन का है। 17 और 18 का रिलेशन का असाइनमेंट है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है पर डे क्वेश्चन। पहले दिन के लिए 7 क्वेश्चन थे, आज के 7 क्वेश्चन थे, 1 to 7, सिर्फ 7 क्वेश्चन ही थे, इसलिए मैं आपको कब से फोर्स कर रहा था कि जल्दी करो। और डे 2 का 8 क्वेश्चन है, आपको अगले दिन में 8 क्वेश्चन करना है। आज आपको सिर्फ 1 to 7 ही करना था, आ रही बात समझ में? फिर आपको कल 1 to 8 करना है। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी आपको पूरा नहीं करना है, आज 10 क्वेश्चन करना है, फिर कल 10 क्वेश्चन करना है, 2 दिन मिला के 20 क्वेश्चन है। अंडरस्टूड? जैसे कल तक आपका टाइम डबल लगता है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे होगा तो मैं ये वाला कॉलम इधर शिफ्ट कर दूंगा, आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा था डे के साथ शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। फिजिक्स का भी कल से असाइनमेंट यहाँ पे आ जाएगा, ये शेड्यूल पूरा बन जाएगा, तो फिजिक्स का भी आपका कल से असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपके कल से तीनों सब्जेक्ट के असाइनमेंट चलेंगे। क्लियर है? हाँ, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो धीरे धीरे आपको खुद से ही कम करना पड़ेगा, लेकिन वो हमने मिनिमम टाइम बताया। अगर मान लो मैं मैथ्स के 7 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अगर आपका ज्यादा लग रहा है, मतलब हो सकता है आपका टॉपिक थोड़ा सा वीक होगा, तो आप धीरे धीरे समझ के करोगे तो अपने आप वो धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अच्छा, किसी और के साथ कोई इश्यू आ रहा है डिस्कस करना तो बताओ अभी। एनीवन? आप में से किसी को कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, और कोई सजेशन हो तो बताओ। ये सिमरन ने हैंड रेज किया था। हाँ, बोलो। सर ये पूछना था हाँ, सर कि हाँ। जो क्वेश्चन मतलब डाउट आ रहा है सर, जितना सॉल्व हो गया उतना ही सेंड करते हैं सर असाइनमेंट में? हाँ, जितना आपसे हो रहा है उतना सेंड करो। मैंने कहा अगर मान लो अभी कोई क्वेश्चन नहीं होता तो सेकंड स्लॉट में फिर से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे मैम ने आज डिस्कस किया, कल मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, है ना। तो आपको वो टेंशन नहीं लेना कि डिस्कशन होगा क्लास में, लेकिन मेरा ये है कि आप कम से कम 2 बार अटेम्प्ट करो। क्लियर है? ओके सर। 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद नहीं हो रहा है तो फिर आप डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो। मान लो किसी और बच्चे का हो गया तो वो अपना सॉल्यूशन वहां भेज देगा, लेकिन डाउट डिस्कशन ग्रुप में डायरेक्ट मत पूछो, कम से कम 2 बार अटेम्प्ट करो फिर पूछो। हाँ, और बोलो। हाँ गौरव, बोलो। सर जो हमें असाइनमेंट भेजना है वो हम क्लास के बाद तक भेज सकते हैं? नहीं, शाम क्लास के अलावा? नहीं, क्लास के में फिर कब चेक करेंगे, कब देखेंगे? हम बैठे थोड़ी रहेंगे। आप जैसे मान लो आज का कल का आपको असाइनमेंट आप सुबह उठ के कर लो जल्दी, अगर आपका स्कूल से लेट आते हो तो सुबह जल्दी उठ के करो, ठीक है। आपके साथ इश्यू आता है कुछ क्लास के बाद तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अगर गौरव तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम की कमी है या कुछ पर्सनल इश्यूज है तो आप एक बार हर्षित सर से बात कर लेना, वो देख लेंगे। हाँ, अलग से बात कर लो, मुझे कॉल कर एक बार, ठीक है। नहीं तो सुबह जल्दी उठ के करो। देखो होगा क्या, अगर तुम क्लास के पहले भेज दोगे तो तुम्हें पता रहेगा क्या डाउट पूछना है। जैसे आज केमिस्ट्री की लेक्चर तो मैम ने डिस्कशन कर दिया आज के असाइनमेंट, अब तुम बाद में भेजोगे या फिर हो सकता है बाद में करोगे, फिर फायदा क्या, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है वो चीज। तो थोड़ा सा जल्दी उठ के करो और स्कूल में ले जाके करो, सबसे बेस्ट है। अगर आपका घर पे टाइम नहीं मिल रहा तो स्कूल में करो। और पूछो, और किसी को दिक्कत आ रही है तो पूछो जल्दी से। एक मैं ये बोलूंगी आरुष, आप ना ये वाले असाइनमेंट देने ही पड़ेंगे, अब तक आपने नहीं दिए क्योंकि आपका स्कूल पैक्ड रहता है।
बट ये वाले तो नॉन नेगोशिएबल है आरुष, देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी भी आज भी आपने सबमिट नहीं किया है एक भी असाइनमेंट, ना केमिस्ट्री का ना मैथ्स का। ठीक है, तो अभी टाइम है, अभी 10:30 बज रहे हैं, 1 घंटे पे बैठोगे तो दोनों का सबमिट हो जाए। लेकिन उस दिन का काम उसी दिन करना है, नहीं चलेगा रफली, लेकिन गद्दारी मत करना। कुछ बच्चों का मैं ऐसा नहीं पता चलना चाहिए कि तुम साला चैट जीपीटी या इधर उधर से छाप छाप के लिख रहे हो। मैं लिटरली क्लास में आके इंसल्ट करूंगा अच्छी खासी उस बच्चे कैमरा ऑन करवा के। किसी ने भी अगर ऐसा वो काम किया कि भाई हम कहीं से भी छाप के दे रहे हैं, ठीक है, हाँ रफली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एग्जाम में रफली सॉल्व करो चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चाहिए भी नहीं मुझे। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो ठीक है। Yes, sir. और किसी को कोई दुख दुविधा हो तो अभी बता दो। और किसको कोई इशू है क्या? एनीवन एल्स? ठीक है, जितने भी बच्चे हैं अब जिसका बाकी है 11:30 तक मैं वेट कर रहा हूँ, सबमिट कर देना। ठीक है।